कैसे बिठा सकते हैं ताकि ये मिट न जाए, उसका आज दिन है। बाबा साहब कहते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, मतलब मैं भारतीय हूं प्रथमता और अंतिमता। और जब मैं शुरुआत में, मुझे बाबा साहब पता नहीं थे, ना ही उनके बारे में पढ़ा था। जब मैं बीटेक में गया तब बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने सुना। तो एक कोट था जो मैं हमेशा मेरे डायरी में लिखा होता था, और वो कोट इस तरह से है, हालांकि वो अंग्रेजी में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको हिंदी में साझा करने की, कि द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द कल्टिवेशन ऑफ माइंड। मनुष्य अस्तित्व का अगर कोई अंतिम ध्येय है तो वो मानवीय मन का विकास है। तो ये बहुत व्यापक संकल्पना है, ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। इसमें समानता के लिए संघर्ष करना, समानता का लड़ा, महिलाओं के लिए अधिकार देना, वर्कर्स के लिए अधिकार देना, साइंटिफिक आउटलुक, जिसे एक मॉडर्न आउटलुक बोलते हैं, विज्ञानवादी सोच, वो है। जाति जाति में भेदभाव न करना, वो है। तो ये कोड जो था वो उसने बहुत प्रभावित किया। सभी को पता है कि अगर धरातल पे समानता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष अगर पूरे दुनिया में किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए धरातल पे अभी तक सबसे बड़ा संघर्ष किसी ने किया होगा तो वो बाबा साहब ने किया है। कुछ चीजें हैं जो आज के दिन उनके विचार जरूर लेने हैं, बट आज का ही वो दिन है जहां हमें रिफ्लेक्शन भी करना है। जो समाज बाबा साहब चाहते थे, जहां जाति जाति में भेदभाव ना हो, क्या उसको हम हासिल कर चुके हैं? उस पे सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जिनको मैं कहूंगा जरूर संविधान पढ़िए, बट उनके पास ना उतना टाइम होगा। बट मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको किस परिस्थिति में संविधान बनाया गया, किस तरह से संविधान बनाया गया, किस तरह की चीजें संविधान में है जिससे ये समाज जो है, ये दुनिया की एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप जरूर अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़िए, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, उनको पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनको पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि कितने मूलभूत अधिकार इस संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी के साथ भी किसी चीज को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी के बाद होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। मतलब आपको अधिकार दिया है, आपको बोलने का अधिकार दिया है, बोलने की आजादी दी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फ्रेम करने की आजादी दी है। ये बहुत ही मूलभूत और फंडामेंटल चीजें हैं जो समाज में अगर कोई कम्युनिटी है या कोई समाज में व्यक्ति है, उसकी जो राइट्स है, उसका जो एक डिग्निटी है, उसकी जो लाइफ है, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जब पढ़ेंगे आपको तो समझ में आएगा। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने अधिकार से वो अगर चाहे किसी रिलीजन को वो चूज कर सकता है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी जो है उनके लिए एजुकेशन के अधिकार किस तरह से है। जो कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषा वाली माइनॉरिटी है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद है आर्टिकल 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। तो ये जो बहुत मूलभूत और फंडामेंटल अधिकार है जो संविधान में दिए हैं, जो संविधान की अगर प्रस्तावना आप देखोगे तो उसमें कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constitution. It is 26th day of November 1949 to hereby adopt and in attempt to give ourselves this constitution. तो ये विचार है, ये विचार लेना है, ये बहुत जरूरी है।
संविधान की प्रस्तावना को समझना है, संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए हैं उनको समझना है, ये बहुत जरूरी है। आज के दिन बाबा साहब को अपने दिमाग में लेना है, दिल में लेना है। ये बात आप भली बात समझिए, ये बहुत जरूरी है आने वाले समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, तो देखना है कि अपने समाज में कितने लोग हैं, गरीब है, किसी भी वो जाति या कम्युनिटी के हो सकते हैं। क्या एजुकेशन के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए समाज किस तरह से साथ आता है? लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन आप किस तरह से पहुंच सकते हैं? गवर्नमेंट में डिफरेंट स्कीम्स और पॉलिसीज लाई है, उसको अपन इफेक्टिवली लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। जहां भी बात आती है बाबा साहब की, तो ये खेदजनक बात है कि अभी भी बाबा साहब को दलितों में रखा जाता है। बल्कि पता है कि बाबा साहब ने जितना काम दलितों के लिए किया है उससे कई गुना काम महिलाओं के लिए है, वर्कर्स के लिए किया है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां आप देखोगे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू लगा है और वहां लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब की जो एजुकेशन की डिग्रियां है, अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग पूरा चकरा जाएगा। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने इतना एजुकेशन लिया, डिग्रियां ली, आज इतनी चीजें बदल गई है, राइट्स मिले हैं, हर जगह सिविल सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, समाज में हो, सपोर्ट मिल रहा है। उस दौरान हायर एजुकेशन के लिए आपने कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग सोसाइटल लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाए? आज इस सांचौर में आप देखोगे तो आप हमारे सामने एक नशा का बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसको हम सबको मिलकर खत्म करना है। हमारे जो युवा है, इन युवाओं को बताना है आपको कि ये जो चीज है ये उनके लिए कितनी घातक है। वो अपने खुद का सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं, उनके चलते उनकी फैमिली परेशानी में रहती है, घर में आर्थिक संकट आता है, वही फिर नशा करने के बाद समाज में जाके क्राइम करता है, अशांति होती है, भय होता है। तो इन चीजों को रोकना होगा। जो हमारे लोग इसमें ऑलरेडी है उनको उससे खींचना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर जालोर में आया है, बहुत सारा काउंसलिंग अवेलेबल है, नए तरीके से एनजीओ काम कर रहे हैं, बस आपको उनके हेल्प मांगनी है। जो लोग इसमें जाने की संभावना है, जो 12th है, डिग्री है, उनको रोकना है, उनको पहले जागरूक करना है, उनको अवेयर करना है। उसके बाद जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको बढ़ावा दे रहे हैं, नशीली पदार्थ की मुनवार कर रहे हैं, नशीली पदार्थ सप्लाई कर रहे हैं, एमडी, स्मैक, गांजा, अफीम, डोडा, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आपने आज ये ठान लिया, बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आपने ये ठान लिया कि मैं इस नशा को खत्म करूंगा, आने वाले मेरे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में है, और ये जिम्मेदारी अगर आपने उठा ली तो आज ये जयंती सेलिब्रेट करने का पूरा मैं बोलूंगा कि सफल हो गया, सार्थक हो गया। यहाँ आके घोषणा देके या सत्कार करके वापस बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ आने के बाद बाबा साहब के विचार जो है वो दिल में लेना है, दिमाग में लेना है। हमारे सामने क्या चैलेंजेस है उसको देखना है, उसको सुनना है, समझना है, और फिर उस चैलेंजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के साथ, समाज के लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ा देना है। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। हर कोई चीज जो समाज में संकट पैदा कर रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस यहाँ की सक्षम है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बाकी मान्यवर है उनको भी आपसे बात करनी है। बट आज के दिन जो बाबा साहब की जयंती है, उस अवसर पे मैं आप सबको कहूंगा कि बाबा साहब सबके है, किसी पर्टिकुलर जाति के या पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है। बाबा साहब पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं। देश का कोई ऐसा घटक नहीं है जिसके प्रोग्रेस के लिए, जिसके डेवलपमेंट के लिए बाबा साहब ने कंट्रीब्यूशन ना दिया हो। और जो चैलेंजेस उन्होंने उस टाइम कही थी वो चैलेंजेस आज भी है। आज भी हम देख रहे हैं कि समाज में भेदभाव दिखता है, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो बाबा साहब के विचार से हम उसको खत्म कर सकते हैं, संविधान से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो संविधान
जो बाबा साहब ने हमें मूल्यवान जो दिया है उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, उसकी वैल्यू से आपको पता चलेगा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब के लिए बाबा साहब ने दिया है। तो मैं अंतिमता यही कहूँगा कि यहाँ जितने लोग हैं जो आए हैं उनके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आप जागरूक है, आपको वाकई में लगता है कि आज के दिन मिलकर यहाँ बाबा साहब की जो थॉट्स है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाया जाए। जो हम हासिल ना कर सके उसके बारे में विचार मंथन किया जाए और उसको आगे कैसे हम बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं, एक बेहतर सोसाइटी की तरफ ले जा सकते हैं, इसके लिए आप सभी जागरूक है। यहाँ जो मान्यवर है जो यहाँ आए और इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ आके मुझे गौरवान्वित किया और बाबा साहब के जयंती पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। दिल और दिमाग के अंदर बाबा साहेब को उतारिए, ऐसे विचार दिए। जब मान्यवर श्री कामले साहब आपने सांचौर के अंदर पधार करके जो सांचौर में मिसाल कायम करी है, उसके लिए सांचौर आपको सदैव याद रखेगा। और आपने जो हमें हौसला दिया है, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है और आपने हमें इस सांचौर को सुधारने की जो ताकत दी है, हम सब आपके बताए गए मार्ग पर चल करके इस सांचौर को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी जिसका विषय था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आधुनिक भारत निर्माण में योगदान। तो मैं सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है उनको यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनको सम्मानित करेंगे मान्यवर श्री कामले साहब और मान्यवर श्री हीरालाल जी बिश्नोई और मान्यवर श्री देवजी एम पटेल, पूर्व MP जालौर सिरोही। तो सीनियर वर्ग के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया था भाई गोविंद कुमार सराब श्री भाखरा राम जी, BSc 3rd ईयर स्टूडेंट फ्रॉम हाड़ेतर। आपने पहला स्थान हासिल किया है, आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जैसे ही आपका नाम उद्घोषित हो दौड़ करके मंच पे आए, समय बहुत ही कीमती हमारे लिए। द्वितीय स्थान हासिल किया था भाई सवाई कुमार सराब श्री हीरा राम जी, BSc 1st ईयर फ्रॉम बड़सम। आए भाई सवाई कुमार सराब श्री हीरा राम जी, BSc 1st ईयर। बहुत बहुत स्वागत। और सीनियर वर्ग के अंदर तृतीय स्थान हासिल किया था